दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि हम लोग इस समय फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम जानेंगे फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से। तो फाइबर ऑप्टिक्स है क्या? एक फाइबर ऑप्टिक्स जो होती है आपकी एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है जिसके अंतर्गत हम एक फाइबर का यूज करके, जो कि किस चीज़ का बना होता है, कांच या प्लास्टिक का बना होता है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं कि किसी भी सिग्नल को या मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं। तो अब ये सिग्नल किसी फाइबर के माध्यम से, किसी रेशे के माध्यम से, जो कि कांच या प्लास्टिक का बना हुआ है, उसको एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक किस प्रकार से भेजते हैं, तो ये जिसकी जो स्टडी होती है उसी स्टडी को हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो प्रिंसिपल है, ये आपका काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो आगे हमें ये देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। थोड़ा सा इसका हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स है क्या। तो फाइबर ऑप्टिक्स संचार प्रौद्योगिकी मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वह सिद्धांत है जिसमें संकेत मतलब सिग्नल को भेजने के लिए कांच तथा प्लास्टिक फाइबर का प्रयुक्त किया जाता है। सन 1976 में, इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो सन 1976 में सर्वप्रथम अमेरिका में संकेत भेजने के लिए फाइबर का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब है कि सर्वप्रथम इसको कहाँ यूज किया गया था? अमेरिका में प्रयोग किया गया था। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने ही इसको खोजा था। इसका जो डिस्कवर हुआ था, जो इन्वेंशन हुआ था, वो अमेरिका में ही हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत को समझने से पहले हम दो चीज़ समझेंगे कि अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है। दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको वेब ऑप्टिक्स में बताया था कि कोई भी आपका जो मटेरियल होता है वो तो किसी भी प्रकाश को या तो पूर्णतः परावर्तित नहीं कर पाता है या फिर पूर्णतः अपवर्तित भी नहीं कर पाता है। अगर हम किसी दो मीडियम को किसी लाइन से अगर बांट दें, अगर हम कहें यहाँ पे हमें क्या जो घटना मिलेगी, किसकी मिलेगी? अपवर्तन की। जो घटना किसकी मिलेगी हमारी यहाँ पर? अपवर्तन की मिलेगी। तो अपवर्तन में क्या होता है हमारा कि यहाँ पे दो मीडियम होते हैं। पहला मीडियम हमारा क्या होता है? पहला मीडियम हमारा क्या होता है यहाँ पर? कोई भी हमारा कोई एक सघन माध्यम ले लेंगे, हम मान लेंगे उसको N1। दूसरा हमारा क्या होता है? N2। एक हम अभिलंब खींच लेंगे। तो N1 को हमने क्या माना है कि ये हमारा क्या है? डेंसर है, सघन है। और N2 को हमने क्या माना है कि ये रेयर है। कैसा है हमारा? विरल है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि जब कोई भी प्रकाश किरण जब इस अपवर्तक तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात जब एक किरण क्या होती है कि जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस विचलन की घटना को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रहा है, मतलब सघन से विरल में आ रहा है, तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर हट जाएगा। इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था इस मार्ग पे, लेकिन चला जाएगा क्या? अभिलंब से दूर। इसी के जस्ट उल्टा की अगर हम बात करें तो जब आपका किरण जो होता है वो विरल से सब सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि अपवर्तन की घटना के साथ मैंने जैसा कि बताया कि कोई भी मीडियम से आपका पूर्ण परावर्तन भी नहीं होता है और ना ही पूर्ण अपवर्तन होता है। इसका मतलब अपवर्तन तो क्रिया होगी ही, साथ साथ में एक आंशिक परावर्तन भी होगा। तो परावर्तन का हम नियम जानते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है हमारा? परावर्तन का नियम हमारा ये कहता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी अपवर्तक तल से टकराती है, परावर्तक तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात क्या होता है कि अपने ही माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे जो आपतन कोण I होता है वो परावर्तन कोण R के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपका क्या होता है? परावर्तन का नियम होता है। तो वही नियम यहाँ भी फॉलो होगा। अगर ये I है और इसको हम मानते हैं अपवर्तन कोण हमारा क्या है? R, और इसको हम मान लेते हैं R डैश, तो यहाँ पे I आपका क्या हो जाएगा? R डैश के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपके R डैश के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है? दोनों घटनाएं अपवर्तन और परावर्तन है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है।
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले एक चीज़ समझिएगा कि जब इस आई का मान अगर हम क्या करें, बढ़ाएं, क्योंकि अपवर्तन घटना अगर हम देख रहे हैं तो आई का मान अगर हम बढ़ाएं, अगर मान लेते हैं हम आई कुछ इतना कर दें, तो ये जो आपका ये जो रेज है आपकी जो अपवर्तित हुई है, ये क्या हो जाएगी, अविलंब से और दूर जाएगी। इसको और बढ़ाएं तो और दूर जाएगी। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इस अपवर्तक तल के पैरेलल की आपकी क्या हो जाएगी, ये रेज निकल जाएगी। तो जब जिस कोण के लिए हम जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से इस एंगल पर आए, जिस एंगल पे जो आपकी अपवर्तित किरण हो वो अपवर्तक तल के समांतर निकल जाए, या कह सकते हैं कि अविलंब से 90 अंश पर निकल जाए, उस कोण को हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रांतिक कोण, जिस पर कि हमारी जो अपवर्तित किरण होती है वो 90 डिग्री पे चली जाती है और इतने एंगल पे हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है, जो कि हमारा क्या होगा, आंशिक होता है, क्षीण होता है, ये हमारा दिखाई नहीं देता है। जैसे ही अब क्या करेंगे, इस क्रांतिक कोण से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे। अब ये जो हमारा अपवर्तित किरण है ये तुरंत क्या हो जाएगा, पुनः उसी माध्यम में लौट आएगा और जो आपकी आंशिक परावर्तित किरण थी अब वो समाप्त हो जाएगी। अब आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब इतने एंगल पर अगर हम कोई भी प्रकाश को अपवर्तित करा रहे हैं तो अब वहाँ पे अपवर्तन की घटना नहीं देखने को मिलेगी। अब हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट परावर्तन की घटना देखने को मिलेगा और इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी अपवर्तित किरण नहीं दिखेगी। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम परावर्तन की भी बात करें तो परावर्तन में भी हमारा परावर्तन तो होता है, लेकिन साथ साथ हमारा आंशिक क्षीण क्या होता है, अपवर्तन भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपवर्तन की घटना तो हो रही थी और आंशिक क्षीण हमारा क्या था, क्षीण माध्यम में हमारा क्षीण जो प्रकाश मिल रहा था परावर्तन में मिल रहा था। लेकिन हमने जब एंगल को बढ़ाते गए, आपतन कोण का मान जब हम बढ़ाते गए तो हम देखते गए कि जो हमारी अपवर्तित किरण है उसका मान भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो जिससे अविलंब की तरफ, अविलंब से ये दूर जा रहा है। एक ऐसा एंगल पे अगर प्रकाश आया कि ये क्या हो गया, जो अपवर्तित किरण थी ये बिल्कुल क्या हो गई, आपतन तल से बिल्कुल पैरेलल हो गई, समांतर हो गई और अविलंब से बिल्कुल लंबवत हो गई। अब उसके बाद जैसे हमने थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया तो अब ये क्या हो जाएगा, जो प्रकाश किरण होती है, अपवर्तित किरण जो होती थी वो आपकी क्या हो जाएगी, अब परावर्तित हो जाएगी। अब जो आपको क्षीण प्रकाश मिल रहा था परावर्तन में, अब वो क्या हो जाएगा, एक चमकीला प्रकाश मिलेगा और अपवर्तन से जो प्रकाश होगा वो पूर्णतः गायब हो जाएगा। इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, क्या होता है हमारा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पढ़िए, इसको लिखा है आपका, जब कोई प्रकाश किरण छोटे आपतन कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आर का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया, सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, आर का मान बढ़ता है। बढ़ने का मतलब है कि अविलंब से ये दूर हटेगा, अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, तथा आपतन एक किससे, आपतन कोण से बड़ा होता है, होने के कारण विरल माध्यम में प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। चूँकि आर का मान अधिक हो रहा है आई से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी, तो अविलंब से दूर हट जाती है। तथा आंशिक परावर्तन के कारण एक क्षीण आंतरिक किरण, क्योंकि आंशिक परावर्तन तो होना ही होना है, क्योंकि पूर्णतः कंप्लीट तो कुछ होता नहीं है, तो आंतरिक क्या हो जाएगी, एक हमारा आंशिक परावर्तन के कारण एक क्षीण आंतरिक किरण भी सघन माध्यम में उपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि हमारा जब कोई एक प्रकाश किरण क्या हुई है, PO, हमारी प्रकाश किरण क्या है, ND NR दो माध्यम है। D को मैंने डेंसर बोला है, R को मैंने रेयर बोला है। डेंसर को हम हिंदी में सघन बोलते हैं, रेयर को हम हिंदी में विरल बोलते हैं। जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या हुआ, दूर हट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आई का मान और आर की बात करें तो जो कोण आर है वो आई से क्या है, बड़ा है, और साथ ही साथ क्या होगा, एक क्षीण प्रकाश जो होगा वो परावर्तित भी होगा, जिसका मान क्या होगा, आर डैश, और आर डैश और आई डैश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने क्या दिखाया, एक नॉर्मल अपवर्तन की घटना दिखाई गई है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे करना है, किंतु आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, अब क्या कर रहे हैं, आपतन का कोण का मान हम बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तथा एक निश्चित कोण जिसे हम बोल रहे हैं IC पर अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। कहने का मतलब कि आपतन तल के समांतर हो जाएगा, जिससे क्रांतिक कोण IC
कहते हैं। इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण IC बोलते हैं, जिस पर कि हमारा क्या हो रहा है, अपवर्तित जो किरण है वो आपतन तल के समांतर हो जा रही है, अविलंब से लंबवत हो जा रही है। ठीक है, परंतु अब आपतन कोण का मान IC से अधिक होने पर, अब जैसे ही हमने IC से थोड़ा सा अधिक अब क्या किया, एंगल को बढ़ाया, तो परावर्तित किरण हमारी क्या होती है, अचानक दीप्त हो जाती है। मतलब दीप्त होने का मतलब कि हमारी अचानक से क्या हो जाती है, दिखाई देने लगती है। जो छीड़ थी अब क्या हो जाएगी, वो चमकीली हो जाएगी, दीप्त हो जाएगी, तथा अपवर्तित किरण अदृश्य हो जाती है। अब जो अपवर्तित किरण हमारी क्या थी, पैरेलल अभी तक हुई थी, अब वो जैसे हमने क्या किया, क्रांतिक कोण से मान बढ़ाया, तो अब तुरंत क्या हो जाएगा, वो परावर्तित हो जाएगा और वहाँ हमें क्या होगा, एक चमकीला, एक दीप्त के प्रकाश किरण मिलेगा और अपवर्तित किरण हमारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है कि इस स्थिति में प्रकाश का इस स्थिति में सघन माध्यम में संपूर्ण प्रकाश दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ से परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। कहने का मतलब है कि हमारी अब यहाँ पे टोटल जो प्रकाश उत्पन्न हो रही है, जो भी हमारा मीडियम था, जो भी हमारा माध्यम था, जब उसमें हमारा क्या हो रहा था, जो अपवर्तित हो रहा था, जो हमारे सीमा थी दोनों मीडियम के बीच में, अब वहाँ से वो आपतन तल से परावर्तित होकर के पूरा पूरा हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश परावर्तित हो जा रहा है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स आपका काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब ये आपका फिगर है जो कि आपने अभी समझा है, जो अभी आप लोगों को मैंने समझाया था कि ये क्या है, आपका I का मान IC के बराबर किया गया है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये जो छीड़ आपका प्रकाश जो कि परावर्तित हुआ है और साथ में जो अपवर्तित किरण है वो क्या हो गई है, अब पैरेलल हो गई है, आपतन तल के पैरेलल हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे R का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब IC का मान अगर हम R से I का मान अगर IC से हम क्या कर दें, बड़ा कर दें, अब हमारा जो एंगल होगा वो IC से भी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अपवर्तित किरण थी अब वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब अपवर्तित किरण बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक पूरा पूरा परावर्तित किरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है कि ये जो एंगल आपका होता है, ये जो IC से जितना भी अधिक है, क्योंकि मैंने I माना है कि I जो IC से हमारा अधिक है, तो एक कोण भी आपका जो R होगा यहाँ पे वो I के बराबर होगा, और इसी घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पूर्णांतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा। तो अब इसके लिए कंडीशन हम लगाएं, स्नेल का नियम लगाएं, तो स्नेल का नियम हम जानते हैं क्या होता है कि स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम यही कहता है कि परावर्तन की घटना में कि आपतन कोण की जा परावर्तन कोण की जा का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ठीक है, हम लोगों ने यही जानता है, यही पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, नियतांक का मतलब क्या होता है, मध्यम एक के सापेक्ष सेकेंड का अपवर्तनांक, तो DNR क्या हो जाएगा, ये DNR, क्योंकि पहला मीडियम क्या है हमारा, डेंसर है, दूसरा हमारा क्या है, रेयर है, हम सघन से विरल में जा रहे थे। तो DNR क्या हो जाएगा, साइन IC अपन के साइन 90। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रांतिक कोण की कंडीशन ले रहे हैं, तो साइन IC अपन के साइन 90 हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, आपतन कोण कितना है हमारा, फिलहाल में IC के बराबर है, आपतन कोण क्या है, IC के बराबर है, और यहाँ पे अपवर्तन कोण कितना है हमारा, 90 डिग्री के बराबर है। तो स्नेल नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्नेल नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, DNR बराबर साइन IC अपन के साइन 90, और साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 के बराबर। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट जब करेंगे, तो जब ये नीचे आता है तो ये क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है एक दूसरे में चेंज हो जाता है, तो 1/R/ND हो जाएगा। 1/R/ND बराबर साइन IC, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे मान निकालना है किसका, IC का। तो IC बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/R/ND। अब R/ND को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि NR/ND, तो उसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है कि IC बराबर साइन इनवर्स NR/ND। तो ये आपका क्या होता है, आप क्रांतिक कोण IC का मान होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसकी नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है,
तो आइए अब एक नोट पढ़ते हैं। क्या होता है कि क्रांतिक कोण का मान, जो आपका क्रांतिक कोण होता है, इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कहने का मतलब होता है कि हर एक प्रकाश के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होगा वो अलग अलग होगा, और डिपेंड ये भी करेगा कि हम किस माध्यम से किस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन करा रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा हमारा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी क्षीण प्रकाश हमें नहीं मिलेगा, तो उसका प्रकाश का कोई भी भाग हमारा क्या होता है, वो क्षीण माध्यम में मतलब किसी दूसरे माध्यम में नहीं जाता है। पूरा का पूरा हमारा संपूर्ण ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, परावर्तित होती है। तो इस घटना में हमारा क्या होता है, टोटल जो एनर्जी होती है, हमारी संपूर्ण एनर्जी जो होती है, उसका संपूर्ण भाग हमारा क्या होता है, 100% परावर्तित होता है। तो ये दो चीज़ें हमारी हैं जो कि हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फाइबर ऑप्टिक्स का सिद्धांत क्या होता है वो भी समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं उसको अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।